और जब फादर ने हमसे पूछा कि टीचिंग में क्यों जाना चाहते हो, तो मैंने एक जवाब दिया, मैं कहा इस प्रोफेशन के अंदर मुझे जो भी तनख्वाह मिलेगी कम या ज्यादा, मैं अपना काम जो है ईमानदारी से क्लासरूम में कर सकता हूं बच्चों को पढ़ा करके, और मुझे एक मानसिक ये रहेगा कि मैं करप्ट सिस्टम का पार्ट नहीं, और मैं किसी का नौकर नहीं। मेरी आवाज बुलंद रहेगी, और आज भी मैं इसीलिए मैं डरता नहीं हूं कुछ। अब ये जो मानसिकता इन लोगों की आई, पहली चीज मैंने आपको बता दी कि ये इसके अंदर सेंट्रल विस्टा में, अरे भाई इतिहास पे जरा सी नजर डालो। तुम कह रहे हो कोविड में इसको बंद कर दो, इनको ये मालूम है कि मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी में क्या होता है। शायद इनमें टूरिज्म मिनिस्ट्री में कोई नहीं रहा मेरे ख्याल से, कि अगर एक पर्यटक आता है तो 5 लोगों को नौकरी देता है, ये पर्यटन का अंदर सिद्धांत माना जाता है। अब ये 30,000 करोड़ का विस्टा है या 20,000 करोड़ का विस्टा है, ये पैसा क्या 30,000 करोड़ मोदी जी की जेब में जा रहा है? शुरू से शुरू हो जाते। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, तो दिल्ली सरकार ने तो लेबर को भगा दिया ना दिल्ली से धक्का देकर के कोविड के दौरान। जरा जाइए विस्टा के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उस पे आज भी करीब बिहार और यूपी और राजस्थान और मध्य प्रदेश के लेबर को कितनी नौकरी मिली हुई है। तो तीन मूर्ति में जब ये जा रहा था काम करने, तो वहीं क्योंकि उसका भी काम चल रहा है, म्यूजियम का बन रहा था, तो करीबन 40-50 बच्चे थे वहां पे इस पीरियड में कोविड के दौरान में लेबर के। तो मैं कभी उनके लिए मुझे कहना नहीं चाहिए, मैंने उनको ले जाके मास्क दिए, कभी उनके लिए कुछ खाने को ले गया, कुछ ले गया, जो भी आदमी कर सकता था। कितने लोगों को रोजगार दिया हुआ है इसने। खुद इन लोगों के अल्फाज है, मैं बताऊं आपको, इनके कांग्रेस के ब्यूरोक्रेट्स के और इनके भाषण है बड़े बड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है इनकी, कि हमने ये रूल चेंज कर दिया, इससे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा तो सीमेंट इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, उधर लोहे की इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा सरिये बनाने की, उधर नए मकान और कंस्ट्रक्शन होंगे तो हाउस होल्ड गुड्स की, किचन गुड्स की इंडस्ट्री को मिलेगा, टेक्सटाइल को मिलेगा, पर्दे और बनेंगे, लोग आएंगे मकान बना करके लेंगे। अरे बेसिक इकोनॉमिक्स से भाई मेरे, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट, और इस कंस्ट्रक्शन का जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है, बाकी चीजों का तो बाद में आऊंगा। मैं इसलिए इसको कह रहा हूं कि जिस चीज को ये क्या आलोचना करती है, इनके दिमाग नहीं है इनके, कि कोविड काल में जहां लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, अगर वहां 5,000, 10,000, 20,000 लोगों को रोजगार मिल गया है तो उस रोजगार को बंद करवा दो उनके, इस पीरियड के अंदर रुकवा दो इसको। कोई जाहिल भी ये बात नहीं करेगा, और ये तो बड़े बड़े पदों में रहे हुए लोग ये गरीब की बात करते हैं। कपिल भाई देखिए, कपिल भाई कोविड के बाद तो चलिए एक बार को मान भी लेते हैं, बस टू बस का मान लेते हैं, लेकिन जो बातें उस चिट्ठी में लिखी गई हैं कि ये तो किसी तांत्रिक के कहने पे हो रहा है और ये प्रोटोकॉल हो, नहीं मैं वही कह रहा हूं कि इन्होंने कभी इस बात पे सवाल नहीं उठाया कि अभी हाल में ही यूएस में इलेक्शन हुआ और यहां तो छोटी छोटी बात पे सवाल उठाते हैं। बिडेन और कमला हैरिस दोनों शपथ लेने से पहले चर्च में गए, चर्च से लौटने के बाद बाइबल को लेके शपथ ली, तो वहां पर कुछ नहीं हुआ। महातंत्र मंत्र ये वो फलाना ढिमाका कंजर्वेटिव, ये सारा ज्ञान भारत के अंदर ही देंगे। तो प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नहीं साहब राष्ट्रपति को करना चाहिए था, अपना नाम लिखवाना चाहते हैं, सनातन को स्थापित करना, ये बकवास जितनी की जा रही है ये यही करते हैं और कहीं नहीं करते। तो मैं जो आपसे लार्जर बात कह रहा हूं वो तमाम सारी बात मान ली मैंने, उसी इस विस्ता जो प्रोजेक्ट चल रहा है उससे 2 किलोमीटर दूर और जगह कहीं उसको क्यों नहीं रुकवाते? देखिए मैं उस पर प्रोजेक्ट्स पे आपको बता दूं, आपने शुरू में ही 3 मूर्ति भवन का जिक्र किया जी, ब्रिटिश कमांडर इन चीफ की कोठी होती थी,
हमारे डोमिनियन के पहले प्रधानमंत्री जी ने अपने लिए सेलेक्ट की। और जैसा आपने कहा, जब वो ऊपर चले गए तो उसको इतना बड़ा म्यूजियम बना दिया गया। भाई तब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का वेस्टेज नहीं हो रहा था। सफदरजंग रोड को म्यूजियम बना दिया गया, तब प्रॉपर्टी का वेस्टेज नहीं हो रहा था। या इतने बड़े बड़े जमुना के तट के ऊपर वो बना दिए गए सारे, तब लैंड का वेस्टेज नहीं हो रहा था, फंड्स का वेस्टेज नहीं हो रहा था। अपना में जो मर्जी बनवाओ। इंदिरा गांधी कल्चर फॉर आर्ट्स बना, वो इनके टाइम में बिल्डिंग बनी, उसकी बहुत बड़ी बनी, बहुत अच्छी बनी। तो ये तो देखिए, चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटी मेरे बाबा की। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये जो चिट्ठियां लिखने वाले हैं ना, ये कोई अलग अलग आदमी नहीं है। आप किसी लिंग्विस्ट से, एक्सपर्ट से एक बार बैठ करके जो चिट्ठी अवार्ड वापसी गैंग लिखता है, जो चिट्ठी ये इंटेलेक्चुअल लिखते हैं, और जो चिट्ठी ये क्या, इन्होंने क्या ऑर्गेनाइजेशन को नाम बनाया है इनका, कंसर्न्ड, क्या नाम है इसका, कंसर्न्ड रिटायर्ड टॉप ब्यूरोक्रेट्स। अच्छा, का जो अपने आप ही शॉप है, कंसर्न्ड रिटायर्ड टॉप ब्यूरोक्रेट्स, वो तो नाम ही ये दिखाता है टॉप ब्यूरोक्रेट्स, कि इनकी मानसिकता क्या है, इलीटिस्ट। जो देश को इन्होंने वो किया। ये आप लिंग्विस्टिक एनालिसिस करा लीजिए, ये सब लिखे हुई पत्री चिट्ठी जो है, ये भाषा जो है ना, ये एक जगह लिखी जाती है। जो ये भाषा इन्होंने लिखी है ना इस चिट्ठी के अंदर, कोई ब्यूरोक्रेट ऐसी भाषा नहीं लिखता। बड़े नोट्स पढ़े हैं अपने ब्यूरोक्रेट्स के लिखे, ब्यूरोक्रेट की भाषा ही नहीं। जिस जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया हो इसके अंदर। मुझे एक ब्यूरोक्रेट दिखा दे अपनी सर्विस के दौरान जो कुछ हो रहा था, और जिन पदों को ये लेकर के बैठे थे, अपनी किसी फाइल नोटिंग पे इन्होंने ऐसी भाषा इस्तेमाल की। इनकी भाषा ही नहीं। इनकी भाषा तो ये वही जानते हैं जो ब्रिटिश वाली भाषा थी, जो नीचे लिखा जाता था ना चिट्ठी में, आई एम सर योर्स मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ये तो देखिए आरटीआई आने के बाद में थोड़ा ये हिल गए। पहले क्या होता था, जो इन्हें करना होता था, हिंदुस्तान की हुकूमत को डेस्क ऑफिसर चलाता है, ये मैं आपको बता दूं। मिनिस्ट्री के अंदर जो भी फाइल होती है ना, उस पर वो नोट लिखता है सबसे पहले। और डेस्क ऑफिसर ने अगर ये लिख दिया कि मिलिट्री कह रही है कि हमको वो 4 mm की चीज चाहिए, और डेस्क ऑफिसर ने लिख दिया अगर ये 3 mm की क्यों नहीं ले सकते, तो फिर डेस्क ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर, वो करते करते डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी होते होते सेक्रेटरी तक, वही नोट ऊपर तक चलता चला जाए। तो पहले ये लोग क्या करते थे कि डेस्क ऑफिसर को बुलाया जाता था, उसको कहा जाता था भाई ऐसा नोट लगा दो। जब से आरटीआई आई, बहुत बड़ा फायदा हुआ है आरटीआई का थोड़ा बहुत, तो डेस्क ऑफिसर भी कॉशियस हो गए। साहब हमने अगर ये लिख के दे दिया, हमने फाइल इस तरीके से मूव कर दी, तो कल को हमारे ऊपर न बात आ जाए कि हमने ये कैसे लिख दिया। तो इनकी जो तड़फड़ाहट है ना, वो कई वजह से है। आप ये देखिए, शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ इस देश के अंदर, मटका स्टेट से शुरू हुआ। ये महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, मटका स्टेट्स जिन्हें ये बोलते हैं। हम लोगों को तो बीमारी बोलते हैं ना, ये बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये तो बीमारू स्टेट्स थे। ये बोला जाता है, इनकी भाषा में बता रहा हूं आपको, बीमारू स्टेट्स और मटका स्टेट्स।
सबसे पहले किनको किया गया? वो डेंटल कॉलेज बनाए गए, मेडिकल कॉलेज बनाए गए, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज बने, फिर वो एमबीए वाले बने, फिर वो आईटी वाले बने,